नाउ चिल्ड्रन, इस चैप्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि माइक्रोब्स कैसे बायोगैस बनाने के काम आते हैं। बायोगैस क्या होती है? वो गैस जिसका बायोलॉजिकल ओरिजिन हो, मतलब जो नेचुरल चीजों से बनी हो। तो बायोगैस किससे बनी होती है? गाय के गोबर से, गाय और भैंस के गोबर से। तो जो है इसे गोबर गैस भी कहते हैं। तो जो ग्रामीण एरिया है, जो रूरल एरियाज हैं, जहां पर गाय का गोबर या भैंस का गोबर, जिसको हम डंग कहते हैं, DUNG डंग, वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि वो लोग कैटल्स पालते हैं। सो बेसिकली जो है उस गोबर से, उस गोबर को यूज करके, ऐसे ही नहीं कहते हैं कि गाय और भैंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये गाय को तो जो है हम माता मानते हैं क्योंकि हमें एक तो उनसे दूध मिलता है, कई लोग गायों का मांस भी खाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, गाय का गोबर भी ह्यूमन बींग्स ने यूटिलाइज कर लिया है और उससे बहुत फायदा निकाला है। तो उसी का एक फायदा है बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस होती क्या है? तो सबसे पहले बायोगैस की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है। सो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये गैसेस का मिक्सचर है, बट द मेजर कंटेंट इज मीथेन गैस। और मेजर क्या चीज प्रेजेंट है? सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है वो इसमें मीथेन प्रोड्यूस होती है। और ये बनती कैसे है? इट इज फॉर्म्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। जो गैसेस होती हैं, द गैसेस आर फॉर्म्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोब्स को जो है गोबर में मिलाकर गोबर गैस बनती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो गाय भैंसे होती हैं वो घास चरती हैं और घास और पेड़ पौधों के पत्तियों में जो सेल्यूलोज होता है उसे डाइजेस्ट कर सकती हैं। हम लोग घास नहीं चर सकते हैं। क्यों नहीं चर सकते हैं? क्यों हम घास नहीं खा सकते? हम इसलिए नहीं खा सकते उनकी तरह घास क्योंकि हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्यों डाइजेस्ट कर सकते होंगे, ये सवाल है। उनके और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस है, या उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो जो गाय भैंसे होती हैं उनके अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम मिथेनोजेंस कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, these bacteria are called as methanogens। मिथेनोजेंस। और इनमें, इन मिथेनोजेंस में सबसे कॉमन मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है मिथेनोबैक्टीरियम। जो सबसे कॉमन है वो है मिथेनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में मीथेन, लगभग 50 to 70%, इसीलिए आपने लिखा कि मेजर कंटेंट बायोगैस का मीथेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 30 to 40% प्रोड्यूस करते हैं और बचा हुआ पार्ट हाइड्रोजन गैस का होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये कहाँ प्रेजेंट हैं? ये गाय के अंदर प्रेजेंट हैं, गाय के पेट में हैं। ठीक है, और ये मिथेनोजेंस क्या करते हैं? सेल्यूलोज को तोड़ने में मदद करते हैं। सो ये जो हैं ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया। अब ये एनएरोबिक बैक्टीरिया कैसे याद रखेंगे? आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई बैक्टीरिया या कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है तो वो हमेशा एनएरोबिक होता है। ठीक है, अब जो है ये जो मिथेनोजेंस हैं इनका इस्तेमाल हम जो है अपने गोबर गैस प्लांट में भी करने वाले हैं। अब आप ध्यान दें कि मैंने अभी बताया कि जो कैटल्स हैं उनका जो स्टमक है, स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको र्यूमन कहते हैं। गाय भैंस के स्टमक में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं र्यूमन। इट्स अ पार्ट ऑफ स्टमक, पार्ट ऑफ स्टमक। ये उनके स्टमक का एक हिस्सा होता है। इस हिस्से में जो है क्या प्रेजेंट होते हैं? ये मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं जो कि मदद करते हैं गोबर में प्रेजेंट, जो खाना ये खाते हैं उसमें प्रेजेंट सेल्यूलोजिक कंटेंट, मैं ये पहले बता चुकी हूँ बट मैं लिख के दे देती हूँ। जो सेल्यूलोजिक कंटेंट प्रेजेंट है चारे में, जो भी ये खाते हैं, उसको ब्रेक करने में मदद करते हैं और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है इनका काम। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है
कि गाय ने जो है खाना खाया जिसमें सेल्यूलोज था, उसके स्टमक के र्यूमन पार्ट में कौन प्रेजेंट है? मिथेनोबैक्टीरियम। तो ये मिथेनोबैक्टीरियम क्या करेगा? इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, अब जो है जो न्यूट्रिएंट है वो गाय की बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए और गोबर निकाल दिया एज अ वेस्ट। ठीक है, तो अब हम है ना पहले जो है इंस्पेक्शन कर लेते हैं गाय के गोबर का। ठीक, अब गाय का गोबर जो है, मान लेते हैं कि ये गाय का गोबर है। ठीक है, गाय या भैंस का गोबर, बहुत सारा गोबर। ये जो गोबर है या ये जो काऊ डंग है या बफेलो डंग है, इस डंग के अंदर क्या सेल्यूलोज पूरी तरह से डाइजेस्टेड होगा या सेल्यूलोज प्रेजेंट ही नहीं होगा? सेल्यूलोज इसमें अभी भी बहुत सारा बचा होता है, यानी कुछ तो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ गोबर के साथ बाहर आता है। सो इसमें अब जो है मिथेनोजेंस जो उनकी बॉडी के अंदर थे वो तो थे ही डाइजेशन करने के लिए। अब हम जब गोबर गैस प्लांट पढ़ेंगे तो हमारे गोबर गैस प्लांट में भी हम जो है इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो कैटल डंग है इसको भी हमें क्या करना है? और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है या इसका डाइजेशन करना है। तो अब देखें कि ये जो एक्सक्रीटा है जिसको आप गोबर बोल रहे हो, डंग बोल रहे हो, ये जो है इसमें भी बहुत सारी क्वांटिटी में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले समझना है गोबर गैस प्लांट क्या होता है। बड़ा ही आसान सा जो है इसका प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये जमीन का सरफेस है, मतलब यहाँ आप रहते हैं। ठीक है, ये अर्थ के नीचे का एरिया है। तो आपने क्या करना है? 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा खोद लेना है। तो मान लेते हैं कि ये हमने 10 से 15 फीट का गहरा गड्ढा खोद लिया। ठीक है, ये रहा हमारा 10 से 15 फीट का गहरा गड्ढा जो जमीन से नीचे है। ठीक है, ये इसकी हाइट कितनी होगी? लगभग रफली 10 to 15 फीट का गड्ढा खोदा। इसी के पास में हम एक और टैंक बनाएंगे। ठीक है, और हम इस टैंक में क्या लेंगे? इस टैंक में हम डंग यानी काऊ का गोबर और साथ में पानी मिला देंगे और उस गोबर और पानी को अच्छे से होमोजेनसली मिक्स करेंगे। जैसे मिक्सी में कोई चीज मिक्स करते हैं तो फिट देते हैं ना, बराबर मिक्स हो जाती है, वैसे ही इसको जो है बहुत अच्छे से होमोजेनसली चर्न कर देंगे, जिससे पानी इस गोबर को खूब पतला पतला कर दे। तो अब ये जो मिक्सचर बना है ये मिक्सचर कहलाता है स्लरी। गोबर और पानी का ये मिक्सचर क्या कहलाता है? स्लरी कहलाता है। जैसे ही स्लरी बनती है, इस स्लरी को एक पाइप के थ्रू आप इस टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, बड़े वाले टैंक में जो आपने जमीन के नीचे खोदा हुआ था। अब क्या होता है, इस टैंक में देखें क्या है, इस टैंक में बहुत सारा गोबर बहुत सारा गोबर और साथ में है पानी, यानी स्लरी आपने कहाँ पहुंचा दी? इस बड़े वाले 10 से 15 फीट खोदे हुए गड्ढे में पहुंचा दी। अब आप इसे क्या करेंगे? इसे छोड़ देंगे बहुत लंबे समय के लिए, 1-2 महीने के लिए इसको जो है क्या कर देंगे? बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। तो होगा क्या कि इसमें जो ये कंक्रीट का टैंक है, मतलब ये जैसे अंडरग्राउंड टैंकी बनती है पानी की, जो अंडरग्राउंड टैंक बनता है पानी स्टोर करने के लिए, लगभग वैसा ही अरेंजमेंट है। इसमें हम बहुत सारा गोबर और पानी का मिक्सचर जो है वो रखेंगे। अब इसमें बहुत सारा जो बायो वेस्ट आपने कलेक्ट किया है ये स्लरी के फॉर्म में, ये स्लरी जो है बहुत लंबे समय तक इसमें छोड़ देंगे। तो अब इसमें एक ऐसा कवर लगाया जाता है जो उसको पूरा नहीं ढकता है, वो फ्लोटिंग टाइप का कवर होता है। अब जो है वो जो ढक्कन है उसे फिक्स क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस होगी गैस। अब जो मिथेनोबैक्टीरिया है, इसमें भी मिथेनोबैक्टीरिया है ना, मिथेनोबैक्टीरिया इसमें भी प्रेजेंट है। अब वो मिथेनोबैक्टीरिया क्या करेंगे? इस गोबर को और डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट कर करके क्या बनाएंगे? यहाँ पर इसके डाइजेशन से आपको बन जाएगी मीथेन गैस, साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस। यानी सिर्फ मीथेन को बायोगैस नहीं कहते, वो मिक्सचर होती है लगभग इन 3 गैसेस का। लेकिन बायोगैस में सबसे ज्यादा क्वांटिटी 60 to 70% मीथेन की होती है। ठीक है,
तो अब ये गैस बनने के कारण जो आपने ढक्कन लगाया था वो फिक्स इसलिए नहीं, क्योंकि इस गैस के प्रेशर से वो और ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट होता रहेगा। अब ये जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है इसके कारण कंटिन्यूअसली ये जो मिथेनोबैक्टीरियम है इस डंग को डाइजेस्ट कर करके क्या करेंगे, बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे। अब जो है इससे क्या करना है, यहाँ पर इस टैंक में जब गैस बन रही है तो इसके ऊपर आप एक टैंक ऐड कर देंगे या जो है फिट कर देंगे, और ये टैंक किसका काम करेगा, ये गैस कलेक्शन का काम करेगा। तो जो ये गैस बन रही है वो इस टैंक से कलेक्ट होगी और उससे लगा देंगे एक पाइप, ठीक है, और ये पाइप से गैस कहाँ पहुंच जाएगी, घर में पहुंच जाएगी, जहां भी आपको पहुंचानी है। सॉरी द डायग्राम वाज नॉट विजिबल। यहाँ पर एक जो है आपने टैंक फिट कर दिया इसके ऊपर, इसमें से गैस बन के और इस पाइप के थ्रू आपको जहां पहुंचानी है वहां पर पहुंचा सकते हैं। तो ये आउटलेट कहलाएगा जिससे गैस आप बाहर ले रहे हैं। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर गैस तो चली गई, गोबर पूरा डाइजेस्ट हो गया, बचा क्या है, बचा है जो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि गैस फ्री होने के बाद डाइजेस्टेड जो गोबर बचा है उसका क्या करेंगे। तो उस डाइजेस्टेड गोबर को भी हम छोड़ेंगे नहीं। हम डायग्राम को थोड़ा सा और ऊपर तक कर देते हैं जिससे प्रॉपर समझ में आए। तो यहाँ तक गोबर भरा था इसमें, ठीक है। अब जो है जो आपका बच गया हुआ हिस्सा है, यानी गैस फ्री हो गई, गैस निकल गई, अब जो बचा वो जो गोबर का पार्ट बचा है ना, उसको क्या करेंगे, एक और कंटेनर साइड में लगाएंगे और पूरा का पूरा गैस तो चली गई, अब जो बचा उसको एक अगले कंटेनर में फिट कर लेंगे, मतलब ट्रांसफर कर लेंगे, और इसे कहेंगे स्लज। ये क्या कहलाता है, स्लज। अब ये स्लज का क्या काम है, ये कैसा है, इसमें गैस जो है वो नहीं है, गोबर का डाइजेशन हो चुका है और सिर्फ बचा है क्या, गोबर के रिमेन्स बचे हैं, और इसे हम जो है खाद के तौर पे, मैन्योर की तरह, फर्टिलाइजर की तरह इस स्लज को फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। मतलब हम इसे भी फेंक नहीं रहे हैं, खेतों में इसको खाद बना के यूज कर रहे हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि ये तो था बायोगैस प्लांट, कितना इजी था, बहुत इजी था। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ नोट करनी है कि जो बायोगैस प्लांट सेट होते हैं जगह जगह पे, उन्हें कौन सेट करता है। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IARI एंड KVIC, KBC नहीं है, KVIC। सो जो IARI है वो है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके फुल फॉर्म आपको लर्न करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा है KVIC। अब ये KVIC क्या है, तो KVIC है K फॉर खादी, V फॉर विलेज, यानी खादी उद्योग और गांव मिल करके खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बना रखा है इन्होंने, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज कमीशन, सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर डिसाइड करती हैं कि कहाँ और कैसे बायोगैस प्लांट लगेगा। इसका यूज कैसे होता है, तो ये बायोगैस जो बनती है वो यूज होती है फॉर कुकिंग, गांव में लोग इससे खाना बनाते हैं इस गैस से, लाइटनिंग के लिए, मतलब लाइटिंग होती है इससे, और इससे जो है ये बेसिकली बहुत बड़ी देन है इंडिया की। अगर कोई आपसे पूछता है कि बायोगैस प्लांट की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई, तो वो इंडिया में हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एक वेस्ट प्रोडक्ट से हमने एक बहुत अच्छा यूजफुल जो है चीज बना लिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोगैस प्लांट। सो आफ्टर द टॉपिक द यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, दो छोटे छोटे और टॉपिक्स इस चैप्टर में बचे हैं, जिनमें से पहला है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, देखिए जैसे मान लें कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा है ना, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा, ठीक। अब हम इसे नहीं पसंद करते,
ठीक है, ये हमारी खेती को नुकसान पहुंचा रहा है, हमने जो फसल उगाई है उसे खाए जा रहा है, या हमने कोई पेड़ लगाया है उसके पत्ते खाए जा रहा है। तो ये तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम तो इन्हें पकड़ के मार नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हम किसी और ऑर्गेनिज्म का सहारा लेते हैं इसको किल करने के लिए। तो ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है ये इस वायरस को, बैक्टीरिया को, या जो भी है ये कीड़े मकोड़े, पेस्ट जिनको आप कह सकते हैं, उन्हें ये खा जाएगा या मार देगा। ऐसे केमिकल्स बनाएगा जिससे ये मर जाएगा, या फिर क्या करेंगे, इसकी ग्रोथ को रोक देगा। तो ये क्या है, ये हमारा दुश्मन है, ठीक है, और ये हमारी आर्मी है, ये हमारे सोल्जर्स हैं जो हमारी तरफ से इन्हें किल कर रहे हैं, हमारी तरफ से इनसे लड़ रहे हैं। तो ये कौन हुए, ये हुए वो पेस्ट्स, वो कीड़े मकोड़े जो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये कौन हुए, वो माइक्रोब्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करेंगे। तो बायो कंट्रोल का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल मेथड्स यूज करके आप क्या करें, प्लांट की बीमारी और पेस्ट को खत्म करें। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस कुछ भी हो सकते हैं, इनको यूज करके ये क्या करते हैं, इनको मतलब ये बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई को बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं टू कंट्रोल दीज पेस्ट एंड द डिजीजेस कॉज्ड बाय दीज पेस्ट। अब इनके कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे आपने एक बहुत अच्छी सी कीड़ा देखा होगा, उसको कहते हैं लेडी बर्ड। लेडी बर्ड सबने देखा है, रेड कलर का बग होता है, उसमें ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, उसे लेडी बग बोलते हैं, या लेडी बर्ड जो है ये कीड़ा जो है ये। और दूसरा आपने देखा होगा ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज को अपन हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, और बच्चे जो है ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ पकड़ के खूब खेलते भी हैं। तो लेडी बर्ड जो है ये अगर पेड़ों पर हो तो ये लेडी बर्ड क्या करती है, ये एफिड्स को खा जाती है। एफिड्स को, एफिड्स क्या होते हैं, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ज्यादा, ये वो पेस्ट हैं, नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉरी, ये वो पेस्ट हैं, वो कीड़े हैं जो बहुत सारी फसलों को खाते हैं। तो अगर आपने लेडी बर्ड डाल दी है अपने पेड़ों पर तो वो क्या करेगी, एफिड्स को खत्म कर देगी। ऐसे ही जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, अधिकतर गार्डन वगैरह में जहाँ बहुत मच्छर होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हम जब गार्डन्स वगैरह में जाते हैं तो हमारे सिर पे बहुत सारे मच्छर भिन भिन आते हैं, और उन मच्छरों के ऊपर भी ड्रैगन फ्लाई घूमती है। तो वो ड्रैगन फ्लाई क्या करती है, मस्कीटोज को खाती है, ठीक है। तो लेडी बर्ड एफिड्स को खाएगी और ड्रैगन फ्लाई मस्कीटोज को खा जाएंगी। तो ये लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं ऑन द माइक्रोब्स, एफिड्स एंड मस्कीटोज। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे अगर कहीं पर बहुत सारी बटरफ्लाई हो जाती हैं, ठीक है, या फिर कैटरपिलर्स हो जाते हैं। तो कैटरपिलर्स तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, नई नई पत्तियों को पूरा चबा जाते हैं। उसके बाद अगर बैक्टीरिया है पेड़ों पर, ठीक है, यानी बटरफ्लाई और कैटरपिलर अगर बहुत ज्यादा है तो इनको किल करने के लिए आप यूज करेंगे एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। सो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये बटरफ्लाई और कैटरपिलर के बहुत सारे नंबर्स को जो है कंज्यूम कर लेता है, जिससे कि जो है इनका नंबर बढ़ने नहीं पाता। अब ये जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है ये हमें मिलेगा कैसे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये जो है स्प्रे के फॉर्म में या इनके पैकेट्स भी आते हैं। यानी कि जैसे शैशे आते हैं ना, कि अपन जो है शैशे खोलते हैं, जैसे शैम्पू का पाउच आता है, अपन काटते हैं और लगा लेते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही आते हैं। इनके पैकेट्स आते हैं जिसमें ये बहुत सारा बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस होता है। आप जो है इस पैकेट को कट करो, ठीक है, और इसको एक ग्लास में पानी में घोल लो बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का पैकेट था, आपने खोला, पानी के अंदर ये बैक्टीरिया डिसॉल्व कर लिया। अब इस पानी को आप जो है स्प्रे कर दीजिए अपने पेड़ों पर। तो ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस
पेड़ में जहां पर भी पत्तों पर लगा होगा, ठीक है, इस पत्ते पे आपने इस पेड़ पे इसको स्प्रे किया, अब इस पेड़ के इस पत्ते पे बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस लगा हुआ है। अब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे खाएगा, जो भी पेस्ट इसे खाएगा, ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस उसके अंदर जाके और क्या बड़ा मजे का काम करता है, उसकी एलिमेंट्री कनाल में छेद कर देता है, परफोरेशंस बना देता है और फिर वो वहीं मर जाता है। तो जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो जाता है। इसके बाद ये जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी अगला यूनिट होगा, वहां पर हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है। मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बीटी लिख सकते हैं ना, है ना। सो ये जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, इस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के अंदर प्रेजेंट होता है एक स्पेशल टाइप का जीन, और इस स्पेशल जीन को क्राई बोलते हैं, क्राई जीन बोलते हैं। और ये क्राई जीन एक स्पेशल तरह का प्रोटीन बनाता है। ये जो क्राई जीन है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के अंदर, ये एक स्पेशल तरह का प्रोटीन बनाता है जिसे कहते हैं क्राई प्रोटीन, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी पेस्ट इस पत्ते को खाएगा, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस उसकी बॉडी में चला जाएगा और उसकी बॉडी में जाके उसके एलिमेंट्री कनाल में छेद कर देगा। तो वो एलिमेंट्री कनाल में छेद क्यों हो रहे हैं? इस क्राई प्रोटीन के कारण, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्राइजीन है और वो क्राई प्रोटीन बनाता है। अब इस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का इस्तेमाल जो है वो यूज इतना ज्यादा हुआ है आजकल क्रॉप्स में कि ये तो आपने पैकेट काटा, पैकेट से निकाला या स्प्रे के फॉर्म में मार्केट से खरीद के लाए, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने, मतलब बायोलॉजी के साथ जब टेक्नोलॉजी मिक्स होकर यूज होने लगे तो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी ने इतनी ग्रोथ कर ली है कि क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, ये क्राई जीन के टुकड़े निकाल लिए बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से और इनको पहुंचा दिया अपनी क्रॉप्स के अंदर, जैसे चावल के अंदर पहुंचा दिया, कॉटन के अंदर पहुंचा दिया, कॉटन माने रुई, है ना। तो कॉटन के ऊपर एक बॉल वर्म होता है जो उसको खा जाता है, कॉटन के धागों को। तो इन्होंने क्या किया कि कॉटन के अंदर ये क्राइजीन पहुंचा दिया। अब ये क्राइजीन क्या करेगा, वहां पर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। क्राइजीन जो है, ये जो क्राई प्रोटीन बनाता है, ये क्राई प्रोटीन इनएक्टिव होते हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के अंदर, ये इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जब इनको किसी ने भी खाया, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कॉटन के अंदर ये क्राइजीन का टुकड़ा डाला, तो क्राइजीन क्राई प्रोटीन बनाएगा। ये क्राई प्रोटीन कॉटन के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा। अब अगर कॉटन को बॉलवर्म ने खाया, ठीक है, कॉटन को बॉलवर्म नाम का कीड़ा होता है, उसने खाया, तो ये क्राई प्रोटीन इस बॉलवर्म के इंटेस्टाइन में जाते से ही, एलिमेंट्री कैनाल में जाते से ही एक्टिव हो जाएगा और एलिमेंट्री कैनाल में छेद बना देगा और बॉलवर्म खाते से मर जाएगा, एक रेशा खा के ही मर जाएगा। तो आपकी जो कॉटन की क्रॉप है या चावल में डाला तो चावल की जो क्रॉप है वो बहुत आसानी से इससे बचाई जा सकती है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है बीटी, वो बीटी यूज करके जिस कॉटन के पेड़ में इसे डाला है उस कॉटन को हम बीटी कॉटन बोल सकते हैं। ऐसे ही बीटी राइस और भी बहुत से बीटी करके जो है क्रॉप्स जनरेट हुए हैं। तो एक्चुअली उनमें बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का क्राइजीन डाल दिया जाता है जो ये काम करता है, जो मैंने आपको समझाया। अब एक फंगस होती है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक फंगस होती है जिसका नाम होता है ट्राइकोडर्मा। एक्चुअली ये एक फ्री लिविंग फंगाई है, फ्री लिविंग फंगाई की एक स्पीशीज है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ये क्या है? एक फ्री लिविंग मतलब अपना खुद के भरोसे रहती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और ये एक फंगस है, इट्स अ फ्री लिविंग फंजाई। तो ये जो फंगस है ये जो है बहुत कॉमन होती है रूट्स में। कई पेड़ ऐसे होते हैं, जैसे मान लें कि ये एक पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ट्राइकोडर्मा है, ये क्या करती है, ये अपना खुद ग्रो करती है। ये इस रूट से कोई मतलब नहीं रखेगी, मगर रूट के आजू बाजू ग्रो करेगी, यानी मिट्टी में ग्रो करेगी, रूट के आजू बाजू की मिट्टी में, और रूट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये ट्राइकोडर्मा क्या करती है, फ्री लिविंग फंगस है इसलिए रूट के साथ नहीं रहेगी, मगर ये क्या करती हैं, ये जो है बहुत ज्यादा
बहुत सारे पैथोजेंस को रूट तक पहुंचने नहीं देती और रूट की सेफ्टी करती है एक तरह से। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है बायो कंट्रोल एजेंट्स में जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है बैक्यूलो वायरस का। बैक्यूलो वायरस। अब ये जो बैक्यूलो वायरस है ये बिलोंग करते हैं जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस को। बड़ा सारा नाम है मगर हम कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू लर्न। दे बिलोंग टू जीनस न्यूक्लियोपॉली, इसलिए मैं अलग अलग लिख रही हूँ। यहाँ 4 वर्ड्स हैं, न्यूक्लियो फिर पॉली फिर हेड्रो HEDRO और फिर वायरस। ऐसे अलग कर करके आप याद कर लीजिए, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस। तो ये इस जीनस को बिलोंग करता है। और ये जो वायरस हैं ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह काम करते हैं। अब इनका काम क्या है, ये जो है बहुत सिलेक्टेड पेस्ट को मारते हैं, मतलब इनका स्पेक्ट्रम जो है काम करने का वो बहुत नैरो है, यानी बहुत टारगेट स्पेसिफिक काम करते हैं कि आपको मान लीजिए किसी एक खास तरीके के पेस्ट को मारना है तो आप इस बैक्यूलो वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका हमारे ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अब यहाँ जो हमने ये क्राइजीन का एग्जाम्पल पढ़ा था, यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि चावल तो हम भी खाते हैं, तो ये जो क्राई प्रोटीन है वो हमारे अंदर जाके भी एक्टिव होगा, जैसे बॉलवर्म के अंदर हुआ था और बॉलवर्म के एलिमेंट्री कनाल में छेद हो गया और वो मर गया, तो हमारा क्या होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत कम क्वांटिटी में क्राई प्रोटीन जनरेट होता है। हम लोग काफी बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये छोटे छोटे जो वर्म्स होते हैं ना, जो बहुत छोटे होते हैं, जिनकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी छोटी सी होती है, उनको मारते हैं। ये चिड़ियों को भी नहीं मारते। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर चिड़िया खाती है चावल के दाने तो वो नहीं मरेगी अगर उसके अंदर क्राई प्रोटीन है तो। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं इनका ह्यूमन बींग्स पर कोई बुरा असर नहीं है और ये इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये काफी अच्छा इनका पॉजिटिव पॉइंट रहता है। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का खत्म होता है और वो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब इसी में हम कंटिन्यू करेंगे, लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वो है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। सो फर्टिलाइजर्स आपको पता है क्या होते हैं, हमने काफी डिटेल में छोटी क्लासेस में सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस NPK फर्टिलाइजर्स पढ़ा है, लेकिन ये केमिकल्स होते हैं और आपको ये भी पता है कि जितना ज्यादा आप केमिकल्स यूज करोगे उतना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि केमिकल फूड चेन में चलने लगता है ना, और उसका बायोमैग्निफिकेशन होता है ना, ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफर होता है और फिर क्या होता है, हमारे अंदर भी आता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। तो क्या माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर्स का भी काम करते हैं, मतलब फर्टिलाइजर की तरह भी हमारी सेवा करते हैं? तो आंसर है यस। तो अगले टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो लेट अस सी द माइक्रोब्स विच आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो इसमें ध्यान रखें, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई और कुछ साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये 3 कैटेगरीज में NCERT में दिए हुए हैं बायो फर्टिलाइजर्स। तो जो बैक्टीरिया की बात हम कर रहे हैं और जो है बहुत हेल्दी और अच्छे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल को या प्लांट्स को फायदा पहुंचाते हैं बिना ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाए, हम उनकी बात करेंगे। तो हमें मालूम है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोसिस एक प्रोसेस है जिसमें ये बैक्टीरिया जिस भी पेड़ की जड़ में रहते हैं वो जो है उनके साथ रहते हैं, मतलब जड़ों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और दूसरे होते हैं नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक को हम फ्री लिविंग भी बोलते हैं, यानी इनको जो है रूट से कोई मतलब नहीं, ये अपने इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होते हैं। अब सिम्बायोटिक में अगर हम एग्जांपल देखें जो पेड़ों की जड़ों के साथ दोस्ती करके रहते हैं वो है राइजोबियम बैक्टीरिया।
BIUM, राइजोबियम बैक्टीरिया। सो ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में होता है। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो अधिकतर दालें वगैरह है, चना है, दालें हैं, उनकी जड़ों में इनके नोड्यूल्स रहते हैं, मतलब गोल गोल लगे रहते हैं, चने जैसे, जैसा चना दिखता है ना वैसे ही दिखते हैं ये भी। तो ये जड़ों में होते हैं। जैसे अगर ये जो है आपका लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी जड़ें हैं, ठीक, ये प्लांट है और ये इसकी जड़ें हैं, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये जड़ों में ऐसे नोड्यूल्स बनाता है। ये नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया रहता है, तो ये जड़ों से चिपका हुआ है, इसीलिए कहते हैं सिम्बायोटिक है। पेड़ इसके लिए खाना बनाएंगे और ये पेड़ों को नाइट्रोजन फिक्स करके देगा। तो सिम्बायोसिस का मतलब है कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो। तो जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, उसको खाना मिल रहा है पेड़ से, और पेड़ इसको क्या दे रहा है? एक तो शेल्टर दे रहा है, दूसरा जो है खाना बना के दे रहा है, और बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को पकड़ लेता है और उस नाइट्रोजन को फिर पेड़ जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सिम्बायोटिक हो गए। अब नॉन सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग में अगर अपन एग्जाम्पल देखें, हालांकि सिम्बायोटिक में एक और एग्जाम्पल है फ्रैंकिया। ये जो फ्रैंकिया है ये राइजोबियम तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, फ्रैंकिया जो है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में होता है, ठीक है। इसका काम भी वही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नॉन सिम्बायोटिक में अगर आए तो एग्जाम्पल्स हैं एजेटोबैक्टर, ठीक, और एजोस्पाइरुलम भी हो सकता है एग्जाम्पल, एजोस्पाइरुलम। ये दो नॉन सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, मतलब ये जड़ों से दूर रहते हैं, जहां जड़ है उससे दूर मिट्टी में ये रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? ये भी क्या करेंगे कि बहुत सारे प्रोटीन, मिनरल्स को, अमीनो एसिड्स को, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को मिट्टी से पकड़कर पेड़ों तक पहुंचाते हैं। तो ये तो हुए बैक्टीरिया जो एज अ बायो फर्टिलाइजर काम कर रहे हैं। जो दूसरी कैटेगरी है बायो फर्टिलाइजर्स की है वो है फंजाई की। अब देखें कि ये जो फंजाई है ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है प्लांट से, और जब फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक फंगस है जो पेड़ों की जड़ों में चिपकी हुई रहती है। ये क्या करती है? जैसे ये पेड़ की जड़ है, ठीक है, सो माइकोराइजा के हाइफे होते हैं। हाइफे क्या होते हैं? इनके जो हाइफे रहते हैं वो धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और ये धागे जो है बहुत लंबे लंबे और बहुत लंबी दूरी तक भी हो सकते हैं। तो ये माइकोराइजा जड़ के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, और ये माइकोराइजा है क्या? एक फंगस है, ठीक है। तो ये पेड़ की जड़ को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये पेड़ की जड़ के लिए क्या करती है? मिनरल सोखती है मिट्टी से। जितना ज्यादा पेड़ की जड़ें, पेड़ की जड़ों में जो रूट हेयर्स होते हैं वो मिनरल्स नहीं सोख पाते, उससे ज्यादा माइकोराइजा सोखती है, और पेड़ की जड़ को से सोखकर पेड़ की जड़ को हेल्प करती है, और फिर पेड़ में वो मिनरल्स ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। अब ये सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब करती है मिट्टी से माइकोराइजा वो है फास्फोरस। सबसे ज्यादा फास्फोरस एब्जॉर्ब करके देती है पेड़ को मिट्टी से। और बहुत सारे मेंबर्स जो जीनस ग्लोमस है, वो ग्लोमस जीनस के फंजाई जो है वो माइकोराइजा बनाते हैं। और वो प्लांट्स जिनमें माइकोराइजल एसोसिएशन दिखता है उनको कुछ बड़े इंपॉर्टेंट से बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये इनमें जो है ये माइकोराइजा क्या करती है? ये पेड़ों की जड़ों की रक्षा करती है। जहां पर माइकोराइजा लगे होते हैं उस पेड़ की जड़ को कोई और पैथोजन नुकसान नहीं कर पाता है। तो जो रेजिस्टेंस देते हैं ये, पहला तो दे प्रोवाइड रेजिस्टेंस, सुरक्षा देते हैं टू क्या? रूट बॉर्न पैथोजेंस, जो रूट से पैथोजेंस लगते हैं उनसे सुरक्षा देता है माइकोराइजा। दूसरा क्या करता है ये जो है ये और एक काम करते हैं, ये मिट्टी को टॉलरेंस देते हैं, या जड़ों को आप ये कह सकते हैं कि जड़ों को ये टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, सहन शक्ति देते हैं
सैलिनिटी यानी अगर नमक प्रेजेंट हो, पानी अगर वहां का नमकीन हो, या अगर सूखा पड़ा है, ड्रॉट की सिचुएशन है, तो ये माइकोराइजा पेड़ों की जड़ों को सूखने नहीं देते हैं। और इनका एक एडवांटेज है कि ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। सो दे इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो माइकोराइजा एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ पेड़ों के लिए। जैसे पाइन ट्री जो है, जितने पाइनस प्लांट्स होते हैं वो कभी भी माइकोराइजल एसोसिएशन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, वो होंगे ही नहीं, वो ग्रो ही नहीं करेंगे अगर माइकोराइजा ना हो। जो तीसरा और आखिरी बायो फर्टिलाइजर है वो है साइनोबैक्टीरिया। अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या है? अच्छा, इनको अपन यहाँ ऊपर बैक्टीरिया के साथ भी पढ़ सकते थे, जहां हमने ये पढ़े थे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा था वो बैक्टीरिया ही था, बैक्टीरिया एज अ फर्टिलाइजर। लेकिन अब जो ये है इनको अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया नहीं है, ये साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं जैसे एनाबेना, नॉस्टॉक, और जैसे ऑसिलेटोरिया। ये कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं जो कि अगर आपने राइस के प्लांट्स में छिड़क दी हैं, राइस के खेत में डाल दी हैं, पैडी के प्लांट्स, पैडी मतलब वही राइस का जो खेत है उसमें डाल दी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर का काम करती हैं। और ये ऑर्गेनिक मैटर भी देती हैं सॉइल को, इसीलिए वो सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत बढ़ा देती हैं। अच्छा, मजे की बात है कि जो आपने ऊपर बैक्टीरिया पढ़े उनमें और इन साइनोबैक्टीरिया में क्या अंतर है? तो बहुत बड़ा अंतर है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो पूरा का पूरा बैक्टीरिया जो है बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, लेकिन इन साइनोबैक्टीरिया में हाइफे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके हाइफे होते हैं। हाइफे का मतलब होता है जैसे पेड़ों में से डाल निकलती है ना, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया में हाइफे निकलते हैं ऐसे, ठीक है। इनके इन स्ट्रक्चर्स को हाइफे कहा जाता है। इन हाइफे के बीच में एक सेल होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं हेटेरोसिस्ट। इसे कहते हैं हेटेरोसिस्ट, और ये हेटेरोसिस्ट ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। पूरा का पूरा साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। जैसे हमने ऊपर जो बैक्टीरिया पढ़े थे ना, सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक, वो पूरे का पूरा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं, सिर्फ हेटेरोसिस्ट सेल जो होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, ये अंतर है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है। दैट दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे हम माइक्रोब्स को अलग अलग तरह से अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप इट वॉज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।